अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 जो कि आपकी बुक का लास्ट यूनिट है और टॉपिक का नाम है टॉक्सिकोलॉजी। सो आज के लेक्चर में हम बात ये करेंगे कि जो भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लें या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं और ये टॉक्सिसिटी की रीजंस क्या होती हैं, और अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं। सो टॉक्सिसिटी का मतलब है कि स्टडी करना एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। कि जब हम दवाई के असल काम की बजाय उसके एडवर्स इफेक्ट को, उसके नुकसानात को, उसके जहरीलेपन को डिस्कस करते हैं तो उसको आप टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। कोई भी केमिकल दुनिया में ऐसा नहीं है जो टॉक्सिक नहीं होता। जब भी केमिकल की आप ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है। सो केमिकल्स हैव इनहेरेंट कैपेसिटी टू काज इंजरी, यानी कि केमिकल की ख़ानदानी सलाहियत है, उनकी जीन्स में ये बात है कि उन्होंने आप में टॉक्सिसिटी पैदा करनी ही क्या करनी है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही डोज इस्तेमाल करें और पेशेंट को भी सही डोज इस्तेमाल करवाएं ताकि वो टॉक्सिकोलॉजी से बच सके। डोज डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रेमेडी होता है इलाज, पॉइजन का मतलब होता है जहर। कि इलाज और जहर में फ़र्क क्या है? फ़र्क है डोज का। अगर डोज आपने इधर उधर कर दी तो वो रेमेडी की बजाय क्या बन जाएगा? पॉइजन बन जाएगा। तो डोज जो है वो फर्क करती है पॉइजन और रेमेडी के दरमियान। ऑल केमिकल्स हैव सम डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी। जितने भी केमिकल्स दुनिया में हैं उनमें किसी ना किसी हद तक टॉक्सिसिटी मौजूद होती है। बस फर्क ये है कि कोई केमिकल ज्यादा टॉक्सिक होता है, कोई केमिकल जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, बट टॉक्सिसिटी अपने अपने लेवल पे हर केमिकल्स के अंदर होती है। अब वो कहते हैं जी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कैसे हो सकती है, क्या क्या चांसेस हैं कि हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो 3 तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक तरीका है एक्सीडेंट के तौर पर, यानी कि हादसाती तौर पर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए। जैसे कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता, घर में कोई भी मेडिसिन पड़ी है, उन्होंने उठा के उसको पी लिया या उसको खा लिया। अब उन्हें नहीं पता कितनी डोज खानी थी, या उन्हें फ्लेवर अच्छा लग रहा था तो उन्होंने गलती से जो है वो मेडिसिन इनटेक कर ली। इसलिए मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है टेक अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को दूर रखें, क्योंकि सम टाइम बच्चे जो है वो ओवरडोज जो है वो कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें टॉक्सिकोलॉजी हो जाती है या उनमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी किस में होती है? बच्चों में होती है, कि बच्चे जो हैं वो हादसाती तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल गलत कर लेते हैं। फिर आता है इंटेंशनल टॉक्सिसिटी, जानबूझकर जहर बनाना दवाई को। ये कब होती है? जब आप सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेनाडोल खा रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपके पेन को ठीक करेगी। बट अगर कोई सुसाइड करना चाहता है तो वो पूरा पत्ता खा लेगा, या वो पूरी की पूरी सुकून आवर दवाइयाँ जो होती हैं उसका पूरा पत्ता खा लेगा। तो उसने इंटेंशनल तौर पर अपनी बॉडी में उस दवाई को जो है वो एंटर किया है। तो जो इंटेंशनल टॉक्सिसिटी होती है वो किस वजह से होती है? जब सुसाइडल अटैम्प्ट्स की जाती हैं। ये बातें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। और तीसरी जो टॉक्सिसिटी होती है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, यानी कि आपने अगर किसी को गलत थेरेपी दे दी है, गलत इलाज कर दिया है किसी पेशेंट का, उसको किसी और दवाई की ज़रूरत थी, आपने कोई और दवाई लगा दी है। उसको कम डोज की ज़रूरत थी, आपने ज़्यादा डोज लगा दी है। उसको आईवी लगाना था, आपने आईएम लगा दिया। उसको ओरल देना था, आपने सबलिंगुअल दे दिया। यानी किसी भी वजह से आपने जो दवाई का केमिकल कोई और देना था, आपने कोई और दे दिया, आपने एक्सपायरी दवाई दे दी। कोई भी तरीकाकार जिससे आपने उसका इलाज गलत किया है, उसकी वजह से अगर कोई टॉक्सिसिटी होगी तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी किस में होती है? बच्चों में, सुसाइडल अटेम्प्ट्स में या रॉन्ग थेरेपी में। तो आपने बताना है कि बच्चों में होती है। इसी तरह से बाकी एमसीक्यूज भी। अब आ जाए कि अगर आपने किसी भी वजह से, इस वजह से पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई है, अब क्या करें? अब आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आपने उसकी स्पोर्टिव केयर करनी है। स्पोर्टिव केयर से मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता घर में अगर बच्चे ने गलती से ज़्यादा दवाई खा ली है और उसको उल्टी लग गई है, मोशन लग गए हैं, या वो बेहोश हो गया है, या उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, या किसी ने गलती से या जानबूझकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, या किसी डॉक्टर ने, किसी क्वैक ने गलती से आपके जो पेशेंट है उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने स्पोर्टिव केयर करनी है। स्पोर्टिव केयर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। यानी आप घर में, अब आपके पास ना तो कोई दवाई है ना ही कुछ और मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। जो भी आपकी इमरजेंसी हेल्पलाइन है, 1122 है, या कहीं पे भी आप रहते हैं वहाँ पे जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन है वहाँ पे आप सबसे पहले कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद, ताकि जितनी देर में आपके पास 1122 पहुँचे तब तक आप पेशेंट का क्या करेंगे? आप उसको जो पल्मोनरी यानी कि उसका
उसका जो सांस का निज़ाम है और जो उसकी ब्लड की रफ्तार है उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप उसको उसकी चेस्ट को हल्का हल्का दबाएंगे, उसको पीसीआर देंगे, ठीक है, सॉरी सीपीआर देंगे, ताकि कार्डिक पल्मोनरी रिससिनेशन, ताकि उसका सीपीआर का प्रोसेस आई थिंक आपको पता होगा, जिसमें उसकी चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, उसको मुंह के जरिए से सांस दिया जाता है ताकि उसका सांस जो है वो बहाल हो सके। दिस इज कॉल्ड सपोर्टिव केयर, ठीक है। इसमें हमने कोई मेडिकेशन नहीं देनी, किसी किस्म की कोई मशीन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ हमने उसको क्या करना है, उसके सांस को बहाल करना है और कोशिश करना है कि उसकी दिल की जो सर्कुलेशन है, ब्लड की सर्कुलेशन है, हाथ पाँव को रब करते रहें ताकि उसका ब्लड जो है वो मूव करता रहे, और इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करें। दैट्स इट, इसमें आपने और कुछ नहीं करना। फिर आपके पास आता है कि अब आप इतनी देर में इमरजेंसी हेल्पलाइन आपके पास पहुंच गई है, 1122 आपके पास पहुंच गई है। अब आपने सेकंड स्टेप पे मूव करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि दवाई तो अब उसने खा ली है, अब कोशिश ये करें कि जो दवाई उसने खा ली है उस दवाई को बॉडी में अब्जॉर्ब होने से रोकें। एब्जॉर्ब होने से हम कैसे रोकेंगे? अगर हम दवाई को एब्जॉर्ब होने से रोक लेंगे तो दवाई अपना काम नहीं करेगी। अपना काम अगर वो नहीं करेगी तो पेशेंट हमारा बच जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन को रोकने के क्या तरीके हमारे पास होते हैं कि उसका मैदा वॉश कर दें, क्योंकि आपको पता है दवाई ने एब्जॉर्ब कहाँ होना है, मैदे में। तो जब तक आप आधा घंटा हुआ है आपको पहुंचे हुए, या आपको 20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो सबसे पहले उसका मैदा वॉश कराएं ताकि दवाई की एब्जॉर्प्शन को रोका जा सके, जिसको आप गैस्ट्रिक लेवाज भी कहते हैं, ठीक है। उसको वोमिटिंग करवाएं, ऐसी दवाइयां उसको इंजेक्ट करवाएं जिससे उसको वोमिटिंग आ जाए। जब वोमिटिंग आएगी तो दवाई जो है मुंह के जरिए से बाहर आ जाएगी और दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके साथ साथ आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल केमिकल होता है जो कि एक एड्सॉर्बेंट होता है, जैसे एक किस्म का मकनातीस होता है। मकनातीस मेटल्स को अपने साथ चिपका लेता है और उसको खींचने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से एक्टिवेटेड चारकोल भी एक मकनातीसी सलाहियत रखता है। ये जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये उनके साथ बाइंड करता है और उनको बॉडी से खारिज करने में मदद देता है। सो इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं ताकि आप उसकी ड्रग को एब्जॉर्ब होने से बचा लें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कोशिश करें कि उसकी जो ड्रग बॉडी के अंदर अगर एब्जॉर्ब हो गई है तो उस दवाई को बॉडी के अंदर नहीं रहने देना, उसको हमने जल्दी जल्दी बॉडी से खारिज करना है, क्योंकि दवाई जितनी देर तक बॉडी में रहेगी वो उतना नुकसान पैदा करेगी। तो हम उसकी ड्रग की एलिमिनेशन को, ड्रग के खारिज होने की रफ्तार को बढ़ा देंगे। नॉर्मली अगर वो दवाई 5 से 6 घंटे में खारिज होती है तो हम उसको ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे या ऐसी ट्रीटमेंट देंगे कि हम उस दवाई को आधे घंटे के अंदर अंदर या 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स वो दवाइयां होती हैं जो कि आपकी यूरिन की फ्लो को बढ़ाती हैं, तो यूरिन के जरिए से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन या टॉक्सिक केमिकल बाहर निकल जाएगा। या आप उसकी हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, यानी कि आप उसके गुर्दे को वॉश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको एंटीडोट दे सकते हैं। एंटीडोट का मतलब होता है तोड़, किसी भी जहर का जो तोड़ होता है वो उसका एंटीडोट कहलाता है। बट मसला ये है कि हर केमिकल के लिए खास किस्म का एंटीडोट मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी दवाई खाई है तो आपको एक ही केमिकल लगा दिया जाएगा और वो सारी दवाइयों के एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं होता। हर दवाई के लिए खास एंटीडोट जो है वो अवेलेबल होता है, और दुनिया में बहुत कम दवाइयां ऐसी हैं जिनके एंटीडोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पेशेंट ने गलती से कोई ऐसी दवाई खा ली है जिसका एंटीडोट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तब तो आप फौरी तौर पर एंटीडोट लगाएंगे और पेशेंट जो है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट अगर उसने कोई ऐसी दवाई खाई है जिसका एंटीडोट अभी तक बना ही नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये ऑप्शन स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। एंटीडोट क्या करते हैं? ये काउंटर एक्ट करते हैं। काउंटर एक्ट का मतलब होता है खिलाफ काम करते हैं इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग। ये ड्रग का जो भी इफेक्ट है, बेहोश करना, नींद पैदा करना, ये उसके खिलाफ काम करते हैं और ड्रग के काम करने के असर को जाइल कर देते हैं। ठीक हो गया। बट ये ऑप्शन सिर्फ कुछ मेडिसिन के लिए है। सो हमेशा अगर कोई भी टॉक्सिसिटी का आपके घर में कोई भी केस होता है तो कोशिश करें सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढें जिसको खा के किसी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, या घर में किसी भी पेशेंट को कोई गलत दवाई लग गई है तो सबसे पहले आपके पास उस प्रूफ होना चाहिए कि हमारे पेशेंट को ये दवाई लगी है, और इस दवाई को लेकर आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर को दिखाएं कि इसने ये दवाई गलती से खा ली है या जानबूझ के खा ली है। अगर आप वो दवाई का डब्बा या दवाई की जो भी नेम होता है वो लेके अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके 50% चांसेस हैं या 70% चांस है कि आपका पेशेंट जो है वो बच सकता है। ठीक है। तो ये भी आपकी फर्स्ट लाइन थेरेपी में ही आता है कि आप सबसे पहले ढूंढें कि पेशेंट ने क्या खाया है। साथ साथ एंटीडोट्स आर अवेलेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ड्रग्स। ये भी आपको बताना चाहिए कि एंटीडोट कुछ चीज़ों के लिए अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द दवाइयों के लिए एंटीडोट्स अवेलेबल नहीं है। तो या तो हमें उनकी यूरिन के फ्लो को बढ़ाना पड़ता है या हमें उनका किडनी वॉश करना पड़ता है ताकि हम ड्रग की एलिमिनेशन को इन्हांस कर दें। अब आपने इसको इस तरह से याद करना है कि अगर
आपसे पूछा जाए कि एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी किस में होती है, तो आपको पता हो कि बच्चों में होती है। सुसाइडल वाली किस में होती है, वो मोस्टली यंग्स में होती है, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम ड्रग को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा, एंटीडोट पूछ लेगा, हीमोडायलिसिस पूछ लेगा, और ऑप्शन सी दे देगा बोथ। तो आपको पता हो कि दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसके ज़रिए से हम एलिमिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। और पूरी फार्माकोलॉजी आज हमने यहाँ पे ख़त्म कर ली है। अगर आपको फार्मा पसंद आई है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है मुझसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।